हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम 25 फरवरी को आने वाला रसायन विज्ञान का पेपर देखने वाले हैं। सेम ऐसा ही पेपर आपको देखने को मिलने वाला है, तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पेपर को पूरा आज हम हल करने वाले हैं, क्योंकि इसमें जो प्रश्न बताए गए हैं वो बोर्ड परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। तो इस साल आपके पेपर में यानी 25 तारीख को जो पेपर पूछा जाने वाला है उसमें ये प्रश्न आ सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का ये पेपर। देखो, पेपर को पूरा जरूर देख लीजिएगा, नहीं तो बाद में पछताओगे, क्योंकि ये पेपर आने वाला है बोर्ड परीक्षा में गारंटी से। जो प्रश्न है वो आने वाले हैं, बहुत गारंटेड प्रश्न है। तो आइए देखते हैं। तो आपको सेम बिल्कुल ऐसा ही मिलेगा। यहाँ पर अनुक्रमांक, यहाँ पर जो आपका नाम बनना होगा यानी रोल नंबर, नाम, ये सब पेपर कोड, पेपर संख्या होती है। यहाँ पर देखिए 26/2026 रसायन विज्ञान, समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70 अंक का होगा। आपको नोट प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होंगे और कुछ निर्देश दिए होंगे, यहाँ पर देख लेना। ठीक है, तो फिर हम चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ, जो प्रश्न आने वाला है। और ये पहला है हमारा, जिसमें पूछा जाएगा आपके कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिसमें निम्न प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला है 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या बतानी है। देखिए, फिर हम ऑप्शन देखते हैं, 4 ऑप्शन होंगे, लेकिन हम इसको हल कर लेते हैं और हम जो आंसर सही होगा उसको हम टिक कर सकते हैं। क्या है 180 ग्राम? तो मोलों की संख्या के लिए फॉर्मूला क्या होता है? N बराबर W/M, यानी विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। तो ये विलेय या विलायक का भार बटे अणुभार हो जाता है। ठीक है, इसमें विलेय के लिए होता है। तो 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या। तो देखिए 180 ग्राम, भार कितना है? 180 ग्राम। जल का अणुभार कितना होता है? H2O। इसको लिखते हैं हाइड्रोजन का 1 × 2 प्लस हाइड्रोजन 16, यानी 16 और 2 कितने हो जाएंगे? 18। 18 से भाग देंगे तो कितनी बार? 10 बार। तो यानी इसका सही आंसर 10 हम टिक कर सकते हैं। यानी आप देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे जो आपके ऑप्शन नंबर जो 4 आपका सही हो जाएगा, यानी 10। फिर क्या है? विद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका यूरिया। यूरिया एक विद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है, यानी ये भागों में टूटता है। जैसे अमोनियम क्लोराइड यानी जो NaCl है वो टूट जाता है। Na+ और Cl- में से अमोनियम नाइट्रेट भी टूट जाता है, नाइट्रिक अम्ल भी टूट जाता है, यानी HNO3 भी टूट जाता है। ठीक है, ये सब टूट जाते हैं। फिर क्या है? इन्यूलिन के जल अपघटन से प्राप्त होता है, तो इसका सही आंसर होता है फ्रक्टोज। क्या प्राप्त होता है? फ्रक्टोज। इन्यूलिन के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है? फ्रक्टोज प्राप्त होता है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यौगिकों में कौन पर्यावरणीय संकट उत्पन्न कर रहा है? तो DDT, फ्रेओन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये तीनों कर रहे हैं, यानी ये सभी हो जाते हैं। एमिनो का जलीय विलयन कैसा होता है? तो इसका आंसर सही है क्षारीय। कैसा होता है? क्षारीय। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, एक मोलल जलीय विलयन में विलेय का मूल प्रभाज कितना होगा? तो जैसे बात करें एक मोलल विलयन का है, इसका मतलब क्या होता है? एक मोल बराबर यानी 1000 ग्राम विलायक में घुला हुआ है। तो एक मोल कितने में घुला हुआ है? 1000 ग्राम विलायक में घुला हुआ है। तो हम इसका क्या निकालना है हमें? मूल प्रभाज। तो मूल प्रभाज क्या पढ़ा हमने? तो विलेय की बात कर रहे हैं, तो विलेय के लिए तो विलेय के मोलों की संख्या हो जाएगी, विलेय के मोल, और में बटे क्या हो जाएगा? विलायक के मोल प्लस विलेय के मोल। ठीक है, विलेय के मोल। परिभाषा क्या पढ़ी हमने? मूल प्रभाज क्या पढ़ा है? किसी विलय में उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलय में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मूल प्रभाज कहा जाता है। तो मूल प्रभाज बराबर ये हमारा फॉर्मूला होगा, यानी विलेय के लिए निकाल रहे हैं तो विलेय की मोलों की संख्या बटे विलायक और विलेय की मोलों की संख्या। तो हमने क्या माना कि जो एक मोल है वो, यानी जो एक मोल है वो कितने? 1000 ग्राम में घुला हुआ है, तो विलायक में घुला हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे? तो विलेय की मोलों की संख्या। तो हम पहले हम दोनों का क्या निकाल लें हम? इसका क्या, पहले हम विलायक का मूल तो हमें पता है, इसका तो हमें पता है कितना? 1 मोलर विलयन है, लेकिन हम विलायक के लिए निकालने के तो कितना हो जाएगा? विलायक किसी मान लीजिए कोई जलीय विलयन मोला है, जलीय विलयन यानी H2O, तो इसके लिए हम मोलों की संख्या निकालने अगर हम, तो 1000
ग्राम मान लेते हैं विलायक की संख्या, जो विलायक का भार मान लेते हैं। इसका अनुभार H2 है यानी 18। 18 से जब इसमें भाग देंगे तो कुछ 55.56 निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर विलेय का भार कितना था, हम मान लिया कितना है, 1 मोल है। ठीक है, यहाँ पर अब विलायक का कितना निकला है, 55.56 प्लस 1, विलेय के मोलों की संख्या 1। अब इनको हम जोड़ के जब भाग देंगे तो कुछ 0.018 के समथिंग आएगा, यानी 0.0, यानी हमारा ए ऑप्शन नंबर जो 4 सही हो जाएगा। तो ये हमारे हो जाते हैं विकल्प। ऐसे हम इसको हल कर सकते हैं। फिर देखिए यहाँ से स्टार्ट होते हैं आपके प्रश्न नंबर 2 से कुछ 2 नंबर वाले प्रश्न स्टार्ट होंगे। यानी इसमें पहला प्रश्न है कोलराउस नियम क्या है। कोलराउस के नियम क्या है, तो आइए हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं कोलराउस के नियम हम देख लेते हैं। क्या है कोलराउस नियम, वो देख लेते हैं। क्या है, इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट की अनंत तरुणता पर मोलर चालकता यानी लैम्डा m उसके धनायनों तथा ऋणायनों की अनंत तरुणता पर मोलर चालकताओं का कुल योग होती हैं। तो यहाँ पर देखिए मोलर चालकता अनंत तरुणता पर उसके धनायन और ऋणायन की मोलर चालकताओं के कुल योग के क्या हो जाती है, बराबर। इसे हम कोलराउस का नियम कहते हैं। इतना आपको इसमें लिख लेना है। फिर अगला प्रश्न है प्रतिपरासरण क्या है, इसका उपयोग लिखिए। तो प्रतिपरासरण क्या होता है, आइए देख लेते हैं। प्रतिपरासरण क्या होता है, यदि परासरण दाब से अधिक दाब विलयन पर लगाया जाता है तो विलायक के अणु विलयन से शुद्ध विलायक या अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाहित होने लगते हैं, क्योंकि यह प्रक्रिया प्रतिलोम परासरण कहलाती। अगर इसके हम उपयोग की बात करें तो उपयोग के लिए क्या करते हैं, इस पर हम समुद्री जल से शुद्ध जल प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग हम करते हैं। किसके लिए, जो समुद्र से खारे जल से शुद्ध जल प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसलिए कि इसका उपयोग है, इसका उपयोग समुद्री जल से शुद्ध जल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, किया जाता है, इसलिए ध्यान रखना है जिससे कि शुद्ध पेय जल प्राप्त हो सके, जिसका घरों में हम उपयोग कर सकें, इसके कर सकते हैं। फिर अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है हमारा आंतरिक संक्रमण तत्व, या इसे हम अंतः संक्रमण तत्व भी कहते हैं, क्या होते हैं, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो आइए देखते हैं क्या होते हैं अंतः संक्रमण तत्व या आंतरिक संक्रमण तत्व। जिन तत्वों में F उपकोष आंशिक भरित होते हैं, यानी आंशिक रूप से भरे होते हैं, उन्हें हम F ब्लॉक के तत्व या अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। F ब्लॉक के तत्व को दो श्रेणियों यानी 4F और 5F अर्थात लेंथेनाइट और एक्टिनाइट श्रेणी में क्रमशः 14 तत्व उपस्थित होते हैं। इनके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होते हैं, जैसे लेंथेनाइट की बात करें तो 4F 1 से लगाकर 14 तक का परमाणु क्रमांक यानी संख्या हो जाएंगी। यहाँ पर 5D 0 से 1 तक और 6S2 हो जाए। ऐसे ही एक्टिनाइट का 5F 0 से 14 तक और 6D 0 से 1 तक और 7S2 इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है। तो इसे अंतः संक्रमण कहते हैं। जिन तत्वों के F उपकोष आंशिक रूप से भरे होते हैं, यानी उपकोष S, P, D कितने 1 2 3 4 5 D और F 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 14 होते हैं इसमें। तो 7 इसका F उपकोष आंशिक रूप से भरा होता है, क्या कहलाते हैं, F ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। हम अंतः संक्रमण तत्व भी कहते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न है घा सेटजेप नियम को उदाहरण द्वारा समझाइए। तो आइए हम सेटजेप नियम को उदाहरण द्वारा समझते हैं। सेटजेप नियम होता क्या है, क्या होता है, किसी हेलो एल्केन के बिहाइड्रो हेलोजनीकरण से बनने वाली दो या दो से अधिक प्रकार की एल्कीन में से वह एल्कीन अधिक मात्रा में निर्मित होती है जिसमें असंतृप्त कार्बनों पर सबसे अधिक प्रतिस्थापित समूह उपस्थित होते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर हमने जो यहाँ पर कोई एक एल्केन ले लिया, हमने जो हेलो एल्केन ले लिया, ठीक है। तो जैसे कि मैथ एथ प्रो ब्यूट है क्लोरो 2 क्लोरो के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं 2 क्लोरो मैथ एथ प्रो ब्यूटेन, क्या है 2 क्लोरो ब्यूटेन ले लिया हमने, क्या लिया 2 क्लोरो ब्यूटेन। इसका क्रिया कराए तो यहाँ पर क्या बना हमें कि 1 ब्यूटीन, पहले क्या बना, पहले कार्बन पर क्या लगा असंतृप्त,
हमें क्या देखना है, असंतृप्त हाइड्रो। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन कौन से थे, जिनमें डबल बंध और ट्रिपल बंध अगर किसी कार्बन हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में लगे हों। तो जैसे देखिए यहाँ पर पहले नंबर पर लगा है 1 ब्यूटीन, मेथ एथ प्रो ब्यूट, डबल कार्बन से इन, ट्रिपल कार्बन से आयन कहते हैं। तो और फिर दूसरे में देखिए यहाँ पर दूसरे नंबर पर लगा हुआ है 2 ब्यूटीन। तो उसमें वही बताया कि कौन अधिक सक्रिय होगा, यानी 2 ब्यूटीन अधिक सक्रिय होगा, क्योंकि इसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कितने प्रतिस्थापित परमाणुओं पर लगा है, 2 प्रतिस्थापित परमाणुओं पर लगा है। तो इसका ये सेजेप नियम कहलाता है। क्या है, किसी हेलोएल्केन की बिहाइड्रो हेलोजनीकरण से बनने वाली 2 या 2 से अधिक प्रकार की एल्कीन, इसमें बना कि नहीं, एक पहली एल्कीन 1 ब्यूटीन, दूसरी क्या बना 2 ब्यूटीन, अधिक मात्रा में वह एल्कीन अधिक मात्रा में निवृत्त होती है जिसमें असंतृप्त कार्बनों पर सबसे अधिक प्रतिस्थापित समूह उपस्थित होते हैं। किसमें प्रतिस्थापित समूह अधिक उपस्थित, तो 2 ब्यूटीन पर, यानी यहाँ पर लगा हुआ है 2 ब्यूटीन पर। आइए फिर अगला हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है क्या, संक्रमण तत्व क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इस संक्रमण तत्व से आपके पेपर में एक न एक प्रश्न बनने वाला है इस साल भी। ठीक है, संक्रमण तत्व क्या होते हैं, संक्रमण तत्व के गुण पूछ लिए जाएंगे, तो इसको जरूर देखना है। तो आइए देखते हैं संक्रमण तत्व होते क्या हैं। संक्रमण तत्व वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन उपांतित ऊर्जा स्तरों के डी कक्षक अर्थात n-1 डी कक्षकों में भरे जाते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ए तत्व एस तथा पी ब्लॉक के मध्य स्थित होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, संक्रमण तत्व कहते हैं। अगर इन्हें निम्न श्रेणियों में बांटा गया है, पहली है प्रथम श्रेणी जिसे हम 3D श्रेणी कहते हैं, इसमें SC 21 से लगाकर Zn 30 परमाणु क्रमांक तक के 10 तत्व होते हैं। द्वितीय श्रेणी में जिसे हम 4D श्रेणी कहते हैं, इसमें बाई 39 से CD 48 तक 10 तत्व होते हैं। तृतीय श्रेणी में 5D श्रेणी कहते हैं, इसमें LA 57 से HF 72 से और HG 80 तक 10 तत्व होते हैं। अर्थात यहाँ पर देंगे चतुर्थ श्रेणी में इसे 6D श्रेणी कहेंगे, इसमें AC 89 से RF 104 से 112 CN तक 10 तत्व होते हैं। क्योंकि यहाँ से देखिए 2 तत्व लिखे हुए हैं, यहाँ से क्या होता है कि ये सब लेंथिनाइट एक्टिनाइट कटकर F ब्लॉक के तत्वों में पहुंच जाते हैं। इसके बाद यहाँ से चालू होती है श्रेणी, अगली श्रेणी यहाँ से 104 से 112 ऐसे चालू होती है। ठीक है, ये सब तत्व पहुंच जाते हैं F ब्लॉक में। ठीक है, तो ये हो जाते हैं संक्रमण तत्व। फिर अगला प्रश्न क्या है, देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा क्लोरोफॉर्म के उपयोग लिखिए। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड के उपयोग देखते हैं, क्या क्या है उपयोग है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड की वाष्प वायु से भारी एवं अज्वलनशील होने के कारण अग्निशामक के रूप में प्रयोग की जाती है और फ्रेन के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। फिर अगला है क्लोरोफॉर्म के उपयोग। तो क्लोरोफॉर्म का उपयोग वसा, तेल, मोम, रेजिन और अन्य रस सामग्रियों को ब्लैक के रूप में निकालने के लिए किया जाता है। अगला है इसका उपयोग कीटनाशकों के निर्माण में भी किया जाता है। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है हमारा, उसको देख लेते हैं। प्रश्न क्या है, यूरोट्रोपिन क्या है, इसके बनने का रासायनिक समीकरण लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस साल आने वाला है प्रश्न। यूरोट्रोपिन, यूरोट्रोपिन क्या है, तो इसे हेक्सामेथिलीन टेट्रामाइन भी कहा जाता है। इसका एक सफेद क्रिस्टलीय कार्बनिक यौगिक है। इसका उपयोग मुख्य रूप से मूत्र मार्ग के संक्रमण के उपचार में औषधि के रूप में किया जाता है। इसके बनाने के लिए बात करें तो यह फॉर्मल्डिहाइड की अमोनिया के साथ अभिक्रिया से बनता है, यानी SCHO फॉर्मल्डिहाइड है, अमोनिया से क्रिया करा देंगे तो ये क्या बनेगा, यूरोट्रोपिन बनेगा, साथ में जल बन जाता है। तो ये हो जाएगा आपका, इसके लिए हो जाएगा। फिर देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है देखिए 46 ग्राम एथेनॉल को 54 ग्राम जल में घोला गया है। एथेनॉल तथा जल के मोल अंश की गणना कीजिए। तो आइए इसको हम कर लेते हैं। तो देख लेते हैं क्या गया है, 46 ग्राम एथेनॉल, तो हमें लिख लेते हैं दिया है क्या है, जो 46 ग्राम एथेनॉल यानी C2H5OH है, कितना 46 ग्राम है। ठीक है, और 54 ग्राम जल में घुला गया है। जल यानी H2O कितना है, 54 ग्राम है। और इसमें क्या कहते हैं, विलेय की मात्रा क्या होगी, यहाँ पर C2H5 क्या है, विलेय है। तो क्या होता है, हमें क्या निकालना है, इसका एथेनॉल तथा जल के मूल अंश की गणना कीजिए। तो मूल अंश हमें क्या करना है, मूल अंश हमें निकालना है, किस किस के लिए, एथेनॉल के लिए और जल के लिए। तो एथेनॉल यानी C2H5OH का मूल प्रभाज क्या हो जाएगा, तो क्या होता है, इसके विलेय हो जाएगा। तो इसके विलेय के मूल बटे विलायक
के मोल प्लस विलेय के मोल, यानी दो विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक प्लस विलेय के मोलों की संख्या। भी हम मूल प्रभाज की परिभाषा में इससे पहले जान चुके हैं, तो हम पहले सबके मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। तो पहले हम C2H5 के मोलों C2H5OH के मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसका भार बटे इसका अणु भार हो जाएगा। तो भार कितना है, 46 ग्राम। अणु भार कैसे निकालेंगे हम, इसको देखेंगे, कार्बन 12 गुणे 2 प्लस हाइड्रोजन 1 गुणे 5 प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस 1, सबके परमाणु भार हमें देख लेना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, अब गुणा करोगे 12 दूनी 24 प्लस 5 प्लस 16 और 1 17, जोड़ दोगे तो आपका जो खुद निकल के 46 निकल कर आ जाएगा। कितने, 86 हो जाएगा नहीं, 17 और 5 हो जाएंगे आपके 22, और 22 और 24 कितने हो जाएंगे, 22 24 46 हो जाएंगे। तो 46 निकल कर आ जाएगा। तो 46 बटे 46, 46 एकम 46, यानी इसकी भार कितना निकला, C2H5 का अणुभार कितना, मूलों की संख्या कितनी निकली, एक निकली। कितनी निकली, एक निकल कर आ जाएगी। ऐसे हम जल के लिए देख लेंगे। तो जल के लिए H2O के लिए तो इसका भार कितना है, 54, और हाइड्रोजन का कितना होता है, जल का कितना होता है, 18, 18 18 ती 54, यानी 3 निकल कर आएगा। ये कितना निकलेगा, 3। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 + 3, तो क्या हो जाएगा आपका 1 + 3 और 1 4, यानी 1/4। तो जो आपके C2H5 का मूल प्रभाव जाएगा 1/4 आ जाएगा। अगर हम जल के लिए निकालें, जल के लिए H2O के लिए, तो इसके मूलों की संख्या यानी 3/1 + 3, तो 3/4 निकल कर आ जाएगी। यानी किसके लिए, जल के लिए 3/4 निकल कर आ जाएगी। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं इसकी मूलों की संख्या। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक बार जरूर ध्यान रख लीजिएगा, महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं जरूर आपके पेपर में आने वाली हैं, वो भी कम से कम 4 से 5 और 5 से 6 कम से कम 6 अभिक्रियाएं या 5 अभिक्रियाएं, 4 अभिक्रियाएं जरूर आएंगी। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। पहला है वोल्टेज अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया और कैने-जारो अभिक्रिया। तो पहले देखते हैं वोल्टेज अभिक्रिया। ठीक है, वोल्टेज अभिक्रिया क्या होती है, तो वोल्टेज अभिक्रिया क्या होती है, तो हम इस बात करें, किसी भी एल्किल हैलाइड की, क्या करें, एल्किल हैलाइड की सोडियम के साथ ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराती है तो हाइड्रोकार्बन हमें प्राप्त होता है, उसे हम वोल्टेज अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम बात कीजिए यहाँ पर CH3Cl यानी मेथिल क्लोराइड के 2 अणु ले लेते हैं कि सोडियम संतुलित करके लिखेंगे 2Na से क्रिया कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में हम क्रिया कराते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होता है, CH3 यानी एथेन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एथेन प्राप्त होता है। साथ में सोडियम क्लोराइड को ले जाएगा तो सोडियम क्लोराइड यानी NaCl प्राप्त होता है, 2NaCl प्राप्त होता है। तो ये हो जाता है वोल्टेज अभिक्रिया हो जाती है। ठीक है, वोल्टेज अभिक्रिया हो जाती है। अब बात करते हैं, अब क्या पूछ रहे हैं, देखिए उसमें अगली कौन सी है, फिटिंग अभिक्रिया। तो फिटिंग अभिक्रिया क्या होगी, आइए देख लेते हैं। फिटिंग अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया, तो फिटिंग अभिक्रिया क्या होगी, कुछ भी जो हेलो एरिन की, यानी कोई भी ऐसे कहते हैं बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, क्या होगा, क्लोरोबेंजीन की अगर हम वही सोडियम से क्रिया कराएं तो क्या प्राप्त होगा, डाईफेनल प्राप्त हो जाए। क्या प्राप्त हो जाए, डाईफेनल प्राप्त हो जाए, तो वह क्रिया क्या कहलाती है, फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। तो जो आपके क्लोरोबेंजीन की क्रिया किससे, सोडियम से कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, डाईफेनल प्राप्त होता है, इसे हम फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। अगली अगली कौन सी है, कैने-जारो अभिक्रिया। क्या है, कैने-जारो अभिक्रिया, तो हम लिख सकते हैं अगली कौन सी है, कैने-जारो अभिक्रिया, कैने-जारो अभिक्रिया। तो इसकी बात करें, इसमें अगर हम फॉर्मल्डिहाइड NaCHO, फॉर्मल्डिहाइड की सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH से क्रिया कराते हैं तो सोडियम फॉर्मेट यानी HCOONA सोडियम फॉर्मेट साथ में मेथिल एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। तो यह क्रिया क्या कहलाती है, आपकी कैने-जारो अभिक्रिया कहलाती है। सिंपल सी है, आपको क्या लिखना है, कोई फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड की किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, सोडियम
फॉर्मेट प्राप्त होता है। ठीक है, सोडियम फॉर्मेट प्राप्त से साथ में मेथिल एल्कोहल प्राप्त होती है। इसे हम क्या कहते हैं, बुटर जो कैनिजारू अभिक्रिया कहते हैं। अगला क्या है आपका, देखिए अगला क्या है, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियमों की व्याख्या कीजिए। ये अगली नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इन सबके कराएंगे। फिर SN1 SN2 कराएंगे। वो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप ये नियम आप खुद कर लीजिएगा। SN1 SN2 अभिक्रिया दोनों तैयार करिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 4 प्रमुख लक्षण, ये भी आपको करना है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 4 प्रमुख लक्षण करना है। चलिए तो पहले हम इसको सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। क्या है सवाल, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 50 मिनट में 40% पूर्ण होती है। अभिक्रिया के 80% पूर्ण होने में लगने वाले समय की गणना कीजिए। आइए हम कर लेते हैं, अच्छे से देखना है पहले क्या क्या कह रहे हैं भाई। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहती है 50 मिनट, यानी समय कितना अगला है, दिया है टी कितना है, 50 मिनट दिया है, 50 मिनट दिया है, में 40% पूर्ण होती है। तो पहले कितना, 40% पूर्ण होने पर, पहला देख लेते हैं हम 40% पूर्ण होने पर, फिर देखिए हम 80% पूर्ण होने पर। तो 40% पूर्ण होने में लगा समय कितना है उसका, 50 मिनट है। तो क्या लिखाएंगे, के बराबर 2.303 बटे टी इंटू क्या होता है, लॉग ए बटे ए माइनस एक्स क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो हम पहले हम के देख लेते हैं, समय क्योंकि हमें दे रहे हैं। तो 2.303 बटे टी कितना है, 50, और लॉग ए मान लीजिए अभिक्रिया पहले 100% है। ठीक है, जब उत्पाद बना है तो वो क्या होगी, 100 माइनस कितनी हो जाएगी, 40% पूर्ण हुई तो 40% बन जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 100/100 माइनस की 40, यानी के बराबर 2.303 बटे 50 लॉग 100/40 में से 100 में से 40 जाएंगे कितने बचेंगे, 60 बचेंगे, यानी एक पॉइंट से एक पॉइंट काट देंगे हम। तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका, के बराबर 2.303/50 लॉग 10/6। फिर एक फॉर्मूला होता है लॉग m/n बराबर लॉग m माइनस लॉग n होता है। तो यानी आपका हो जाएगा के बराबर 2.303/50, यहाँ पर हो जाएगा जो ऐसे लिखेंगे लॉग 10 माइनस कितना हो जाएगा, लॉग 6, क्या होगा, लॉग 10 माइनस लॉग 6। तो इसमें सॉरी यहाँ पर मान नहीं लिख पाए, जल्दी हुई। ठीक है, तो आप क्या होगा कि लॉग 10 2.303/50 लॉग 10 का मान कितना होता है, 1, कितना होता है, लॉग 10 का मान 1, और लॉग 6 का मान होगा आपका 0.7782 हो जाता है, 0.7782 हो जाता है, किसका, लॉग 6 का मान हो जाएगा इतना। ठीक है, तो इतना हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसमें से आप 1 को माइनस करोगे तो आपका कुछ 2.303/50 और आपका कुछ 0.2218 आ जाएगा। ठीक है, 0.2218 आ जाएगा। फिर इसको मान लीजिए हम ऐसा ही लिख ही रहने देते हैं। ठीक है, ऐसा ही मान लीजिए, ऐसा लिख रहे थे तो ऐसा भी लिख रहे थे, समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, फिर क्या कर रहे हैं भाई, 80% पूर्ण होने में लगा समय, 80% पूर्ण होने में लगा समय। ठीक है, तो 80% पूर्ण होने में लगा समय कितना हो जाएगा, तो अगर चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते, इसको हल करोगे लिखोगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा आपका मान 0.10 आ जाएगा। ठीक है, 0.010 पर मिनट आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, जो कि हमें जरूरत पड़ेगी, तो हमें क्या निकालना है, टी निकालना है। तो के बराबर 2.303/टी इंटू लॉग, आपके देखिए टी का मान हम निकाल चुके हैं, एक के का मान हम निकाल चुके हैं, क्योंकि हम टी को हम बाहर निकाल देंगे और के को हम अंदर रखेंगे। तो के का मान कितना निकला हमारा, 0.010 मान लीजिए, और लॉग, अब लॉग क्या होगा, ए मान लीजिए कितना, 100, ए कितना हो जाएगा, 100 माइनस 80%। तो टी बराबर हो जाएगा 2.303/0.010, यहाँ पर हो जाएगा लॉग, तो 100 कितना हो जाएगा, 20, यानी 1 पॉइंट से 1 पॉइंट आएंगे, दो दो 10 एकम 10,
2 से काटें, 2 पंचे 10 और 2 एकम 2, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, log 5 आ जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। या फिर आप चाहे ऐसे रहने दो कि आप इंटू प्रदेश ऐसे रहने दो। ठीक है, कितना हो जाएगा, t बराबर 2.303/0.010 log कितना बचेगा 10/2। तो वैसे मैंने अभी हल बनाया था कि log m/n, ऐसे इसमें बना लूँ कि 2.303/0.010, यहाँ पर हो जाएगा log 10 माइनस log 2। तो कितना हो जाएगा, t बराबर 2.303, ठीक है, बटे 0.010 और log 10 का मान कितना होता है 1, माइनस log 2 का मान यहाँ पर होता है फिर 0.3010 होता है, 0.3010 हो जाता है। ठीक है, तो जब हम इसको घटाएंगे तो आपका कुछ 2.303/0.010 गुणे कितना बचेगा, घटाने पर आपका कुछ जो 0.699 आ जाएगा। ठीक है, 0.69। अब सब इस पूरे को हल करोगे आप तो t बराबर आपको कुछ 160.9 मिनट आ जाएगा। ठीक है, इतना आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। चलिए तो हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित के IUPAC नाम लिखिए। तो IUPAC नाम लिख लेते हैं, क्या क्या दे रहे हैं वो देख लेते हैं। CO क्या है, यहाँ पर देखिए COH2O5, यहाँ पर देखो तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें उपसय संयोजन संख्या का नाम, यानी 5 5 क्या होता है, पेंटा। पेंटा पेंटा H2O बोलते हैं एक्वा, तो पेंटा एक्वा। फिर बनाएंगे क्या है, क्लोरो। अब Cl बाहर होता तो ये आयन होता, अंदर है तो लिगेंड है, तो इसको बनाएंगे हम क्लोरो। क्लोरो पेंटा एक्वा क्लोरो। फिर CO कोबाल्ट। कोबाल्ट, ठीक है, अगर इसके पहले कोई धनायन होता तो कोबाल्टेट यानी 8 लगता था। ठीक है, कोबाल्ट। फिर इसके पास जैसे हम गेंदी धातु का नाम लिखें उसके पास हम ऑक्सीकरण संख्या उसकी यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या भरेंगे। फिर क्या यहाँ पर SO4 से बोले सल्फेट, तो क्या लिखें हम, सल्फेट। सल्फेट, तो ये जाएगा एक्वा पेंटा एक्वा क्लोरो कोबाल्ट। और यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे, किसकी निकालनी होती है, केंद्र धातु की, तो इसको मान लेते हैं हम x मान लेते हैं, प्लस H2O की क्या होती है 0 गुणे घात कितनी है 5, प्लस Cl की होती है -1 और SO4 की होती है -2 बराबर 0। तो -1 और -1 कितने हो जाएंगे, -2 और -1 कितने, -3, और ये तो हो जाएगा 0, तो -3 उस साइड तरफ जाएंगे तो +3 हो जाएंगे, यानी x बराबर +3 है, तो हम रोमन में यहाँ पर 3 भर देंगे। बस ये हमारा IUPAC हो जाएगा। ऐसे इसका K3, इसको यहाँ भी बना दें हम। यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका पोटेशियम, पहले किसका नाम बनेगा, पोटेशियम। जब अगर धनायन है तो पहले धनायन का नाम बनेगी, पहले पोटेशियम। यानी कि जो 3 4 कोई भी लगा हो संख्या, इससे कोई मतलब होता, केवल पोटेशियम तो पोटेशियम। फिर पोटेशियम, फिर आता है उपसय संयोजन संख्या का नाम, फिर हेक्सा, 6 से हेक्सा, पोटेशियम हेक्सा। CN से बोलते हैं साइनो, लिगेंड है तो साइनो, बाहर होता तो साइनाइड हो जाता। ठीक है, CN साइनो। फिर क्या है Fe, फेरेट। यहाँ पर क्या है धनायन है तो वैसे फेरेट होता है, फेरेट क्या होता, फेरेट। फेरेट यहाँ पर लिखेंगे फेरेट। ऑक्सीकरण संख्या तो कैसे निकालेंगे हम, पोटेशियम कितनी होती है 1 गुणे 3, प्लस Fe की निकालनी x, CN की होती है -1 गुणे 6, तो 6 का माइनस में -6 में से प्लस के 3 जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 3, तो यहाँ पर हम 3 ऑक्सीकरण संख्या भर देंगे। अब देखिए ये वाले आपको करना है, क्या है, क्या होता है जब जरूर आएंगे प्रश्न, एसीटोन को सोडियम बाइसल्फाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं। फिर अगला क्या है, फॉर्मिक अम्ल को शांत H2SO4 के साथ गर्म करते हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम इन सबको हल करा कर देंगे आपको। एसिटिक अम्ल को अमोनिया के साथ गर्म करते हैं, या कीटोन को एथिलीन ग्लाइकोल की अभिक्रिया कराते हैं। फिर अगला है रेडॉक्स विभव की व्याख्या, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको कर लेना तैयार। फिर ये अभिक्रिया देखो, फिर मैंने कहा अभिक्रिया जरूर आना है, तो हुंसडीकर, कोल्बे अभिक्रिया और फिर क्लैंड अभिक्रिया, तीनों अभिक्रिया अच्छे तरीके से तैयार कर लेनी है। फिर देखिए अगला, ग्लूकोज का संरचना सूत्र लिखिए, ग्लूकोज की ब्रोमीन जल के साथ तथा NH2OH से अभिक्रिया लिखनी है। ठीक है, फिर देखिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है, उपसय संयोजन यौगिक में क्रिस्टल छेद सिद्धांत यानी CFT को समझाइए तथा इसकी सीमाओं को लिखिए। अथवा में आ जाएगा एक और
कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कौन कौन सी? विटामिन पर और हार्मोन्स पर। और कार्बोहाइड्रेट भी जरूर तैयार करना, लास्ट वाले चैप्टर से प्रश्न जरूर बनेंगे। अगला है फिनोल बनाने की 2 विधियां लिखिए। यह निम्न से किस प्रकार क्रिया करते हैं? HNO3 से, ब्रोमीन जल से तथा जिंक से। फिर है प्रयोगशाला में एसीटोन बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण भी लिखिए। 5 अंक के प्रश्न होंगे लास्ट में, 5 अंक के। तो इतना आपको कर लेना है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।